नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम इंडस टुडे पे। दर्शकों, जब युवा जागता है तो राष्ट्र बदलता है और जब युवा संगठित होता है तो इतिहास बनता है। आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन की, जिसने दशकों से भारत के युवाओं में राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व और सेवा का संचार किया है। जी हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान रोहित दुबे जी, जो नगर उपाध्यक्ष से लेकर प्रांत संगठन मंत्री तक का प्रेरणादायक सफर तय कर चुके हैं। ग्वालियर, उज्जैन और खंडवा, खरगोन जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संगठन को मजबूत करने का काम किया है। तो आइए हमारे साथ मिलकर स्वागत करते हैं श्रीमान रोहित दुबे जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपका कैसे भी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। सर, मैं चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें, ताकि हमारे दर्शक आपको और अच्छे से जान पाए और अपने इस सफ़र का हम शुरुआत कर सकें। मैं रोहित हूँ, वैसे विद्यार्थी परिषद का यहाँ प्रांत का संगठन मंत्री हूँ, लेकिन सबसे पहले विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। और हम कहते भी हैं कि कार्यकर्ता ये विद्यार्थी परिषद या हमारे संघ विचार में स्वयं सेवक। तो वैसे दायित्व ये सबसे प्रमुख होता है, उसके अलावा तो फिर दायित्व सब लोगों के बदलते हैं। कभी परिवर्तन होता है, कभी नगर उपाध्यक्ष आपने परिचय दिया तो कभी नगर उपाध्यक्ष थे, तो कभी प्रांत सहमंत्री की भूमिका में आए, कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे, कभी प्रांत के संगठन मंत्री हैं। लेकिन हमारा एक प्रमुख दायित्व कार्यकर्ता है, तो विद्यार्थी का ऐसा में कार्यकर्ता का मेरा दायित्व ऐसा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। सर, युवाओं की बात हो रही थी तो हम शुरुआत करते हैं आपकी शिक्षा से। आपकी शिक्षा बीएससी और पीजीडीसी तक हुई है। हमने सुना है कि विज्ञान और कंप्यूटर से राजनीति और संगठन में कार्य करने की प्रेरणा जो है, ये कैसे जो फेरबदल हुआ, ये हुआ कैसे और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? नहीं, शिक्षा ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी और ये शिक्षा भी हमारे यहाँ पर्याय है और सब लोग करते ही हैं। लेकिन क्या है, राष्ट्रीयता के विचार के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। मैं देखता हूँ कि मैं तो कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी रहा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद में ही काम करते करते हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी माननीय आशीष जी एमबीए किए हुए हैं, हमारे माननीय प्रफुल्ल जी हैं, हमारे आदरणीय चेतस जी भाई साहब है, लॉयर जो की पढ़ाई, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और अच्छे लॉयर भी बन सकते थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद में रहते रहते एक राष्ट्रीयता का विचार उनके अंदर हुआ और आज सब लोग समाज के अन्य अन्य क्षेत्रों में हैं। तो मेरा तो कंप्यूटर साइंस है, लेकिन आप लोग थोड़ा देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद में जाएंगे, उसको खोजेंगे तो मुझसे भी अनुभवी लोग, पीएचडी करे हुए हमारे प्राध्यापक कार्यकर्ता है ना, विश्वविद्यालय के अंदर वो अपनी नौकरी भी करते हैं और विद्यार्थी परिषद का काम भी करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग और अच्छे रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले, अच्छे समाज के लिए उत्थान करने वाले लोग भी जुड़ेंगे। अब मैं कई बार कहता हूँ कि अच्छे वैज्ञानिक भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसे रहे हैं, अच्छे आध्यात्मिक गुरु जिनको कहेंगे, एक प्रेरणा देने वाले लोग हैं, वो भी विद्यार्थी परिषद के काम में रहे। ऐसे अच्छे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। तो ऐसे पढ़ाई तो हम लोग जो करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक दिशा क्या होगी, देश के लिए क्या करना है, वो भी एक विद्यार्थी परिषद एक प्रेरणा देती है। वैसी प्रेरणा मुझे ऐसे मिली। बिल्कुल सर, और ये विद्यार्थी परिषद ये सिखाता भी है। आज सर आपको लगभग विद्यार्थी परिषद जुड़े हुए लगभग 1 दशक हो चुका है। मैं आपके बारे में अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि 16 साल हो चुके हैं आपको, अपने 2009 में संगठन से जुड़े थे। सर, तब में आप जब जुड़े थे और आज सर क्या कुछ आपको देखने को अपने अंदर मिल रहा है, विकास क्या हुआ है? क्योंकि मेरी उम्र अभी 18 साल की हुई है, मुझे लगता है कि आपका इतना बड़ा अनुभव है 16 साल का, तो मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शक भी इससे कहने को। नहीं हरिओम जी, विद्यार्थी परिषद तो एक दिशा परिवर्तन जिसको कहते हैं ना, वो करने का काम विद्यार्थी परिषद करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी जो होता है, एक विद्यार्थी अवस्था में उसके परिवर्तन में कहाँ उसको मोल्ड करना है, उसको विद्यार्थी परिषद से जुड़ना ही चाहिए छात्रों को।
क्योंकि उसकी दिशा क्या होगी वो तय करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थी परिषद है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि छात्र जीवन में कितने अवसाद में छात्र आ जाता है, कई बार उसकी दिशा भी उसी समय निश्चित होती है कि वो किस फील्ड में जाएगा, कैसा उसका निर्माण होगा। कई बार गलत संगत भी हो जाती है, गलत संगत में भी पड़ जाता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि विद्यार्थी परिषद जैसा ऑर्गेनाइजेशन अगर लोगों के जीवन में आता है तो उसकी देखने की दिशा बदल जाती है, उसके काम करने का तरीका बदल जाता है, उसका जो है एक जो बिहेवियर आप देखेंगे तो अलग प्रकार का बिहेवियर आ जाता है। और देश के लिए प्रेम ये उसके मन में जो है अभी इस अवस्था में आ जाता है जो अंतिम सांस तक उसकी देश प्रेम ये चलता रहता है। तो मुझे लग रहा है कि आपने पूछा है कि आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, तो विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में यही परिवर्तन आता है कि देश के लिए काम करना, और वो काम और वो दृढ़ता जो है वैसे सब परिवर्तन देश के अंदर हम लोग विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ऐसे करने का प्रयास हम सब लोग करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। और चरित्र जो है मैंने कहा है कि हमारे जीवन में हमारे देश के अंदर भी चरित्र की बहुत महानता एक रही है। तो वैसे चरित्र भी हम सब लोग देखें तो चरित्र परिवर्तन का काम भी विद्यार्थी परिषद करती है। एक चरित्र, अच्छा चरित्र कैसे हो वो भी एक मुझे लग रहा है कि विद्यार्थी परिषद जुड़ने के बाद हम सब लोगों को ऐसा व्यवहार के अंदर हमारे आता है। हम हमारे बहन हमारे देखने की दृष्टि कैसी है, हमारे समाज में हमारे जो आज सामाजिक समरसता की हम लोग विद्यार्थी परिषद बात कर रही है इतने दशकों से, और तो विद्यार्थी परिषद समाज के अंदर कैसे हमारा जो समाज के अंदर जो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन विद्यार्थी परिषद कैसे समाज को जोड़ती है, सामाजिक समरसता का एक भाव कार्यकर्ता के व्यवहार के अंदर। तो ऐसे सभी परिवर्तन देश के में विद्यार्थी परिषद करती है और वही परिवर्तन हम कार्यकर्ताओं के अंदर आता है। बिल्कुल, राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना हर एक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के अंदर है। परिवर्तन की बात हो रही थी सर, आजकल मैं देख रहा हूँ कि युवा, मैं भी एक युवा ही हूँ, हम लोग जो, क्योंकि आज आधुनिकता से भरा हुआ युग है, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। हम आज सोचते हैं कि ये फील्ड में जाने वाला है, इस क्षेत्र में जाने वाला है, अगले दिन हमारा तुरंत विचार बदल जाता है। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका शुरुआत से ही सिर्फ राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में ही रुचि था कि इसी में आगे चल के कुछ काम करना है सेवा भाव से, कि पहले कुछ और था और एकदम से आगे चल के उसका परिवर्तन देखने को मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बताया कि मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी था। राजनीति ये तो हमने कभी जीवन में ऐसा सोचा भी नहीं, लेकिन हाँ, समाज के लिए कुछ करना है तो वैसे हम सब लोगों के जीवन दृष्टि वैसे ही बन जाती है। तो एक दिन ऐसे विद्यार्थी परिषद में काम करते करते तो नहीं, लेकिन विद्यार्थी परिषद में काम से मेरा जुड़ाव हुआ। मैं एक दिन, हमारे कुछ मित्र, इटारसी बहुत बड़ा जंक्शन है और रेलवे का बहुत बड़ा हब भी है, प्रदेश का भी सबसे बड़ा जंक्शन है, वहाँ मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। ऐसे कुछ कार्यकर्ता वहाँ टिफ़िन देने जा रहे थे, उस समय के निवर्तमान हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को टिफ़िन देने ऐसे जा रहे थे, जो आजकल अपने भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, अभी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रहे और सांसद भी हैं खजुराहो। उनको टिफ़िन देने जा रहे थे। तो जाते जाते मैंने पूछा, भाई कहाँ जा रहे थे? तो बोले हमारे एक नेताजी आ रहे हैं विद्यार्थी परिषद के लोग। तो फिर उस समय हम लोग मिलने गए सब लोग। फिर उसके बाद देखा कि इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं और सब बात कर रहे हैं, सहजता से सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं। तो फिर मुझे काम करने की वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली और फिर वो प्रेरणा आज तक वैसे बन रही। और राजनीति का विषय, तो राजनीति का दूर दूर तक नाता रहे। माननीय प्रफुल्ल जी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री थे, अभी तक अभी वनवासी कल्याण आश्रम में हैं। और वैसे माननीय प्रफुल्ल जी वह सब एक दिन नर्मदापुर के अंदर एक पर्यावरण का बड़ा कार्यक्रम था, उस पर्यावरण के बड़े कार्यक्रम में उनका आना हुआ। तो उन्होंने सहज मुझे संचालन का काम दिया था और मैं संचालन उस समय कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि मुझे पूछा कि रोहित कुछ समय के लिए काम करना पड़ेगा। 2014 की वो बात है, तो मन बनते बनते 2016 आया। हाँ 2016 आया और 2016 में फिर उन्होंने कहा कि अब संगठन मंत्री के नाते ऐसे काम करना पड़ेगा। तो फिर संगठन मंत्री ऐसे निकल गए। माननीय प्रफुल्ल जी ने उस समय जो हम लोगों को दृष्टि दी, वो दृष्टि आज भी काम कर रही है। तो कुल मिलाकर वो सब चीज़ें हमारे जीवन के अंदर आती। बिल्कुल सर, और ये यात्रा हमें देखने को मिल रहा है, वो अनुभव आपसे बात करने में भी झलक रहा है।
आजकल देखते हैं सर कि युवाओं के अंदर खासकर उन्हें कोई भी दायित्व तो मिलता है, कोई भी उनको कार्यभार सौंपा जा रहा है, फिर कोई उनको पद भी मिल गई, तो उनके अंदर थोड़ा सा घमंड की भावना आ जा रही है थोड़ी बहुत। लेकिन जब आपका देखते हैं कि नगर उपाध्यक्ष से लेकर प्रांत संगठन मंत्री तक की जो आपकी यात्रा रही है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, तो कोई ऐसा किस्सा या फिर उसका अनुभव आप साझा करना चाहें? नहीं, ऐसे विद्यार्थी परिषद में क्या है, सब लोग सामूहिकता के साथ काम जी, करते हैं। सामूहिकता के भाव से। और हमारे यहाँ सामूहिकता है, पारस्परिकता है, हमारे बहुत सारे कामों में हमारी अनामिकता है, जिसको हम बिना नाम के काम करने का एक भाव जो रहता है। कभी कभी प्रेस नोट भी आता है और प्रेस नोट के अंदर भी देखते हैं तो नाम नहीं आता, लेकिन हम लोग सब उससे बचते हैं। और उससे बचने का एक कारण ये है कि विद्यार्थी परिषद की जो कार्य पद्धति है उसके कारण हम लोगों को ये भाव कभी अवसाद भी कभी नहीं आता जीवन में। और एक चलते रहने की जो है ना, चरेवेति चरेवेति, यही तो मंत्र है अपना, हम कहा कहते ही हैं विद्यार्थी परिषद के काम में, संघ के काम में। तो फिर वैसे कभी अवसाद और वैसा सब नहीं आता। कभी कठिनाई भी ऐसे एबीपी में नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि सामूहिकता का भाव निहित है। और निहित भाव में जब हम सामूहिकता देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, सब काम सब एक साथ मिलकर करते हैं। और वो काम की यशस्विता भी किसके आएगी, तो वो सब कार्यकर्ताओं के पास वो यशस्विता आती है। और कोई काम अगर थोड़ा उसमें अगर थोड़ा कमी हुई तो उस कमी को कैसे, तो वो सबके पास कमी आती। तो ऐसा मुझे मतलब कठिनाई विद्यार्थी परिषद के में तो कभी नहीं हुई। और हमेशा सब लोग रहते हैं हमारे। कभी कभी हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष जी है, माननीय गोविंद भाई है, माननीय देवदत्त जी भाई साहब हैं, ऐसे ही माननीय बालकृष्ण जी भाई साहब, ऐसे सब प्रमुख कार्यकर्ता भी हमारे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे हैं। ऐसे सब लोगों से हम लोग, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी हैं, तो ऐसे सब लोग जब है कुछ अच्छा काम करते हैं तो पीठ थपथपाते हैं, तो कुछ कमी भी रहती है तो वो पूरी दूर हो जाती है और फिर सब लोग काम करने वाले बन जाते हैं। ऐसे सब काम। बिल्कुल सर। आपकी यात्रा हम जो देखते हैं कि जो, क्योंकि सर हमारा चैनल जो है एक संस्कृति को भी काफ़ी प्रमोट करता है, उसके लिए काम करते हैं। हम आपकी यात्रा को देखते हैं जो ग्वालियर से शुरू हुआ और खंडवा खरगोन तक, और अभी आप भोपाल में हैं। तो हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है। कदम कदम पे कहा जाता है कि संस्कृति भाषा बदल जाते हैं। तो ये जो आपकी यात्रा थी, इसमें सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिले, इस अंतर को अगर आप हमसे साझा करना चाहें, हमारे दर्शक इसको जानना चाहेंगे। नहीं, अपने यहाँ देखो संस्कृति तो नहीं बदलती, हमारे यहाँ संस्कृति तो एक है, एक संस्कृति को लेकर काम करने वाले। हाँ, भाषा अलग अलग बदलती रहती है। और हम सबकी भाषा जो है, जो भाषा मैं बताता हूँ कि चंबल की भाषा अलग है, निमाड़ की भाषा अलग है। हमारे प्रांत के अंदर भी विविधता, हमारे देश के अंदर भी भाषाओं की विविधता है, लेकिन सबका भाव एक ही है कि देश के लिए अच्छा करना। इसलिए संस्कृति भी सबकी एक ही है। और सबकी संस्कृति, अब मैं बताता हूँ कि संस्कृति कैसे एक है। तो हम लोग जाएंगे तो मैं बताता हूँ कि खंडवा के अंदर, जब खरगोन के अंदर जनजाति क्षेत्रों, बड़वानी के अंदर जनजाति क्षेत्रों में हम जाते थे तो प्रकृति पूजा करने वाले सभी लोग हैं और सब लोग हिंदू हैं। तो एक संस्कृति वो है, एक ही संस्कृति है, हमारी संस्कृति भी वही है। तो वैसे सब संस्कृति एक ही है, कुछ भाषा के आधार पर कुछ चेंजेस होते, लेकिन एडजस्ट ऐसे हो जाते हैं। क्योंकि कुछ आप जाएंगे तो मुरैना के अंदर, भिंड के अंदर की भाषा थोड़ी कड़क है, लेकिन सबके मन के अंदर देश प्रेम ये है। हम बड़वानी के अंदर जाएंगे थोड़ी मधुरता है, लेकिन सबके अंदर देश ऐसे है। उज्जैन के अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे कि उज्जैन के अंदर आध्यात्मिक है। और थोड़ा वहाँ जाएंगे तो आपको थोड़ा महाकाल मंदिर के दर्शन करने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, एबीवीपी एक है, विद्यार्थी परिषद एक है तो सबका विचार एक है, देश एक है तो सबका विचार एक है। और देश मतलब विद्यार्थी परिषद है, ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी भाव है कि देश मतलब विद्यार्थी परिषद, और देश को लेके चलना, राष्ट्र हित के लिए कार्य करना। अखिल भारतीय दृष्टि देती है विद्यार्थी परिषद। मैं बताता हूँ आपको कि कई ऐसे छात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल क्षेत्र तक सीमित होते हैं कि एक क्षेत्र में काम करना है, वैसे करना है। लेकिन हम सब लोग जब एबीवीपी में काम करते हैं तो एक अखिल भारतीय दृष्टि हमारी बन जाती है। और अखिल भारतीय क्या है, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो विश्व भर का हमको चिंतन ये विद्यार्थी परिषद से मिलता है। और आज विश्व में क्या चल रहा है वो भी हम लोग देखते हैं। तो हमारी संस्कृति भारत देश में तो है ही, लेकिन हमारी संस्कृति का प्रसार जो है विश्व भर में है। जब मैं कहता हूँ कि पुरातन काल में भारत की स्थिति विश्व में कैसी थी, तो वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, और आज हम देखने को भी मिल रहा है। अब थोड़ा बात आ जाते हैं युवाओं के लिए।
मैं जानना चाहता था कि एबीपी की जो कैंपस ड्राइव चल रही है, अभी हम देख भी रहे हैं कि आजकल पूरे भारत देश में चल रहा है, तो इसके आयाम और कार्य गतिविधि क्या, अगर इस पर थोड़ा सा आप नज़र डालना चाहें और बताना चाहें पूरी नहीं, विद्यार्थी परिषद ने समय समय पर डायमेंशन बहुत दिए जी। हैं और उसमें विद्यार्थी परिषद ने बदलाव भी बहुत किए जी हैं। जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब विद्यार्थी परिषद ने ये कहा, वो दौर था जब 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष मतदान की आयु करने का विषय था, तो कोई बोलता नहीं था, लेकिन विद्यार्थी परिषद ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने सबसे पहले उस मुद्दे को उठाया। और आज देखो कि 21 वर्ष मतदान की आयु हुआ करती थी। हमने कहा कि विद्यार्थी कल का नहीं, अभी तो आज का नागरिक है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। और हमने वो एक बहुत बड़ी मांग की। उस समय के राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित पत्र भी हम सब लोगों ने भेजा और उसके बाद एक परिवर्तन हुआ और आज 18 वर्ष मतदान की आयु है और विद्यार्थी को भी मत करने का अधिकार है। उसके मत का उपयोग कर कर वो देश के अंदर क्या परिवर्तन कर सकता है, वो ऐसे कर सकते हैं। बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी समस्या, घुसपैठ की बहुत बड़ी समस्या थी, आज देखते भी हैं। आज अगर वो बाउंड्री और वो सब नहीं बनती तो आप वहाँ के परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार के हालात वहाँ बने और वो सब भारत की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हमारा नेतृत्व और हम सब लोगों की विद्यार्थी परिषद ने वो दृष्टि दी। चिकन नेक जैसा आंदोलन जब चलाया तो वो भी एक दृष्टि है। हमने कहा कि भगवान राम मंदिर जैसा विषय है तो राम मंदिर में भी हम सब लोगों ने सहभागिता की, क्योंकि लोग कहते हैं भगवान राम जो है वो इस धरती के हुए, हम भी कहते हैं भारत में राम इस धरती के हुए। और भगवान राम ने जो आयाम स्थापित किए हैं, भगवान राम ने जो पग पग पर कैसा जीवन एक मानव का होगा वो सिखाया है। रामचरितमानस जब हम लोग देखेंगे, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन है, क्योंकि जनमानस तक वो पहुंचती है। तो एक क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है तो जनमानस तक पहुंचने की उसमें थोड़ी भाषा के कारण, क्योंकि पहले संस्कृत सब वो लोग बोलते थे लेकिन आज उतने लोग नहीं हैं, लेकिन अवधि के अंदर बहुत सहज भाषा में है। तो उसमें देखते हैं कि किस प्रकार भगवान राम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया। भगवान राम ने कहा कि एक पिता का वचन पालन करने वाला राम कैसा हो, एक माता जो है उसके लिए राम कैसे हो, एक वनवासी सबरी के कैसे बेर खाने वाले राम कैसे हो, और एक संस्कृति पालन सामाजिक समरसता दिखाने वाला केवट के प्रति उनकी श्रद्धा कैसी थी, वो भी राम कैसे हो। और मैं तो कहता हूँ कि वनवासी कैसे है, तो वनवासी गिरवासी के लिए राम की श्रद्धा कैसी थी। तो आप देखेंगे तो हमारे जामवंत जी और ऐसी सारी पीढ़ियाँ जो थी उस समय की, सुग्रीव जी है, हनुमान जी, ऐसे सभी लोग जो है वो वन के अंदर रहते थे, लेकिन भगवान राम ने कैसे उनको अपनत्व दिया, वो राम कैसे थे। तो विद्यार्थी परिषद ने भी कहा कि राम मंदिर मूवमेंट एक जो है उसमें हम सब लोग सहभागी करेंगे। हमने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे जो संस्कृति का जो है घात जिन्होंने किया। मैं कहता हूँ कि राम मंदिर भी कब बना, विक्रमादित्य के समय बना, अहिल्या देवी जी के समय बना, लेकिन अहिल्या देवी जी के समय बाद में फिर हुआ, फिर उसको तोड़ा गया। लेकिन उसका एक में देखेंगे कि उसके अंदर देखेंगे तो संस्कृति का एक भाव भगवान राम भारत के थे। मैं आपको कहूँगा कि हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, अटक से कटक तक जाएं, तो आपको देखेंगे कि भारत की संस्कृति में प्रत्येक जगह, प्रत्येक गांव के अंदर ऐसे राम मिलेंगे। उसकी सीमाओं से बाहर भी इजराइल है हमारा, ऐसे बहुत सारे देश हमारे हैं जो भगवान राम जिनकी आस्था के केंद्र है। और कई मुस्लिम देश भी है जिनमें, है ना, है ना, बाली जैसे देश है जिसमें भगवान राम का ही चित्र पूरा सभी जगह है। तो हमने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विद्यार्थी परिषद ने समर्थन किया और आप सबको पता है आज कश्मीर के अंदर देखें तो धारा 370 उस समय थी, और उस समय धारा 370 को जब हटाने की मांग की तो विद्यार्थी परिषद ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने कहा, और 90 के दशक में बहुत बड़ा आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने किया। और हमने कहा कि जहाँ तिरंगे का जहाँ अपमान होता था, तिरंगे को लोग जो है दूसरी दृष्टि से देखते थे, अलगाववाद जहाँ पर जन्म ले रहा था, आतंकवाद जहाँ पर जो है ये पाकिस्तान जैसे देश, उसको वहाँ अलगाववाद स्थापित करने का काम, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। तब विद्यार्थी परिषद ने 90 के दशक में पहली बार हमने कहा कि लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराना चाहिए। वो स्वप्न हमारे उस समय के कार्यकर्ताओं का था, हमारे उस समय के कार्यकर्ताओं ने चिंतन किया होगा, और जब जाकर आज धारा 370 हटती है, उस लाल चौक पर जहाँ दो
निशान लगते थे वहाँ विद्यार्थी परिषद ने कहा कि एक विधान, एक संविधान, एक निशान ये हमारे कश्मीर के अंदर होना चाहिए, और वो मूवमेंट विद्यार्थी परिषद ने किया। हमने 2000 के अंदर कहा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीयता आना चाहिए। हमने नई शिक्षा नीति की मांग उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल जी के समय की, और बहुत बड़ी दिल्ली रैली एक की, तो उसमें भी एक परिवर्तन आपको दिख रहा है कि आज 2016 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्रॉप आया और अभी लागू हुई 2020 में, जिसको नई शिक्षा नीति कहा, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा। तो वो भी एक मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा विद्यार्थी परिषद का काम है। तो देश के लिए तो काम ऐसे किया ही है। वैसे ही विद्यार्थी परिषद ने अलग अलग डायमेंशन समय समय पर, मैंने पहले उपयोग किया, डायमेंशन अलग अलग समय पे ऐसे दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में विद्यार्थी की रुचि है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में कैसे जुड़ना है, तो SFD हमारा काम शुरू हुआ, हमारी गतिविधि शुरू हुई। हमने कहा कि कैसे विद्यार्थी को सेवा में लगना चाहिए, कैसे उसका सेवा के अंदर भाव आना चाहिए, कैसे विद्यार्थी जो है उसके अंदर एक ही भाव आता था कि केवल मुझे शिक्षा ग्रहण करना है और जाना, लेकिन उसका ह्यूमन कनेक्टेड टू सोशल सोसाइटी, तो सोशल सोसाइटी में कैसे कनेक्ट हो, वो मानवीय जीवन उसका कैसे सार्थक हो। तो हमने SFS की शुरुआत की और हमने कहा कि सेवा का माध्यम ये विद्यार्थी बनना चाहिए। तो सेवा के उनके विद्यार्थियों के अंदर भाव भी आएगा, हाँ, वो भी किया। कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय कला मंच की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कला मंच मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कला के क्षेत्र में आज भारतीय संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया, हमने कहा कि भारतीय संस्कृति में कला को एक समय में जो है केवल भारत का समाज शोषित है, भारत ये सपेरों का देश है, ऐसे ही दिखाया जाता था, लेकिन भारत की समृद्धशाली परंपरा को दिखाने का काम ये नहीं किया। आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार का षड्यंत्र उसके अंदर हुआ कि एक कम्युनिटी की, एक धर्म की युवती है, एक धर्म का युवक है, लेकिन कैसे प्रेम प्रसंग उनका जोड़ दिया जाता था। तो मैं कुल मिलाकर कहूँगा कि हिंदू जो है वो बहन है और मुस्लिम जो भाई है। तो इस प्रकार का षड्यंत्र भारत में लव जिहाद जैसे विषयों को बढ़ाने का काम उस समय सिनेमा, कुछ कालखंडों में सिनेमा घर में होने लगा था, लेकिन देशभक्ति की फिल्में भी आना बंद हो गई थी। हम लोग देख रहे हैं इसी प्रकार रोमांटिक स्टोरी, ये सब प्रकार की, है ना। फिर नाट्य विधा के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं कि थिएटर के अंदर भी वैसे ही सभी लोग आना ऐसे शुरू हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि गीत भी किस प्रकार के लिखना, तो गीत भी की में भी फूहड़ता जैसे विषय आ गए थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने कहा कि ये परिवर्तन देश के अंदर होना चाहिए। हमने एक परिवर्तन 2014 के बाद जब हुआ तो विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय कला मंच की उससे पहले शुरुआत ऐसे की। फिर हमने कही थी कि भारत के अंदर कला के क्षेत्र में राष्ट्रीयता है। हमारे भरतनाट्यम जैसे, हमारी भारत के अंदर इतने सारे, केरल से कन्याकुमारी तक, कटक से कटक तक भारत को एक करने वाली संस्कृति कौन है? तो ये छोटी छोटी विधाएं हैं, छोटी छोटी पेंटिंग्स है जिनके माध्यम से भारत एक दिखता है। हमारी संस्कृति जिसको कहते हैं उसकी प्रधानता है, कला भी उसका एक विषय ऐसा है, तो वो एक हो। तो हमने राष्ट्रीय कला मंच की शुरुआत की और हमने कहा कि सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। और वो फिर भारतीयता जो है वो देश के अंदर आने लगी। और फिर आपको आज पता है कि किस प्रकार में केसरी और हमारे किस प्रकार की अच्छी अच्छी फिल्म, उरी है, मणिकर्णिका है ना, और हमारे अभी अभी आप लोगों पर भी छावा फिल्म जो गई है ना, संभाजी महाराज ने कितना जो है काम किया है, उनका जो जीवन कैसा रहा है ना, और कैसे उनको प्रताड़ित किया है, तो वो भी उसमें बताया है। लेकिन झुके नहीं, इस संस्कृति के लिए काम किया। वैसे चित्र भी आज सिनेमा घर के अंदर आने चाहिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा, इस प्रकार के सॉन्ग जब हमारे समाज के अंदर आना शुरू है, इसका बहुत बड़ा कारण मुझे लग रहा है कि लोगों में परिवर्तन है और उस परिवर्तन को लेके हमारा राष्ट्रीय कला मंच काम करता है। ऐसे ही डायमेंशन में आगे देखें तो फिर खेलो भारत की स्थापना हुई। बिल्कुल, आज खेलों में आज देखिए भारत के पास कितने मेडल आ रहे हैं, हाँ, गोल्ड मेडल आ रहे हैं। और वो भी एक परिवर्तन था जहाँ एक वाक्य आपने भी सुना होगा बचपन में हरिओम जी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो नवाब ही क्यों बनना है, और खेल कूद से आप खराब ही बनोगे। ऐसी भारत के अंदर नैरेटिव जो है वो इन लोगों ने
पेश किया, बहुत सारे लोगों ने इस षड्यंत्र को जो है वो स्थापित कर दिया था। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने खेलो भारत के माध्यम से कैसे गांव से निकलकर, गांव के अंदर ये प्रचलन ज़्यादा था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। भाई पढ़ने लिखना सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन उसका मानसिक विकास कब होगा, जब वो खेल के मैदान में। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि फुटबॉल के अंदर जब एक विद्यार्थी मैदान के अंदर जाएगा, फुटबॉल को किक देगा और जब 2 घंटे पसीना बहाएगा तब जाकर उसका मानसिक विकास होगा। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और किसी युवा को अगर सबसे ज़्यादा विकास कर रहा है तो उसका, लेकिन भारत के अंदर ये बहुत बड़ा षड्यंत्र बीच में आया है। तो विद्यार्थी परिषद ने गांव से निकलकर कैसे पारंपरिक खेल, हमारे कितनी सारे खेल थे भारत के अंदर, कितने पारंपरिक खेल थे, उन सबको जो है ध्वस्त कर दिया। उन सबके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। और लेकिन आज हम लोग स्थापित करने की तरफ गए और हो भी रहा है। ऐसे ही हम लोग विद्यार्थी परिषद अलग अलग और आयामों के अंदर भी काम करती है। जैसे मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए मेडिविजन है, कैसे भारतीयता मेडिकल की शिक्षा में आए, ऐसे हिंदी में शिक्षा हमारे मध्य प्रदेश ने लागू की। तो बहुत ऐसे सारे विषय हैं। हमारे कृषि के विद्यार्थी कैसे नवाचार कर सके, उसके लिए एग्रीविजन ऐसे काम करता है। हमारा जिज्ञासा जो है आयुर्वेद के अंदर, कैसे हमारा आयुर्वेद क्या था, तो पूरे विश्व में हमारा आयुर्वेद प्रसिद्ध था, तो आयुर्वेद के लिए कैसे हमारा नवाचार हो, उसके लिए जिज्ञासा है। हमारे थिंक इंडिया के माध्यम से कैसे भारत के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले, लॉ के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे जो स्पेशलाइजेशन जिनको कहते हैं कि स्पेशल कैंपस जो है, उनके अंदर थिंक इंडिया हम लोगों ने, IITs के अंदर हमारे थिंक इंडिया ऐसे काम ये हमारा शुरू हुआ। और एक देश के लिए परिदृश्य कैसा होना चाहिए, उनकी थिंकिंग कैसा होना चाहिए, तो सबकी भाव ये थिंकिंग कैसा होना चाहिए, वो शुरू कहाँ जाके, और यहाँ के IITs जाके विश्व के अंदर काम करेंगे, लेकिन यहीं के IITs जाके भारत के लिए काम कर। IIT ऋषि सुनक जी हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत आज पूरे विश्व में भारत के ही युवा अपना परिचय बना रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में कम है। तो भारत में ऐसा स्थापित हुआ और वो सब लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ हमारा काम करता है, वो सी, तो वो हमारे विश्व भर के जहाँ छात्र हमारे पढ़ते हैं उनके लिए काम करता है। अपना भोपाल चैप्टर भी है, काम करते रहते। तो वैसे वो शी की स्थापना हुई, ओवरसीज़ ABP का। वैसे अलग अलग डायमेंशन समय समय पर दे। हमारा इंडिजीनियस है प्राइवेट विश्वविद्यालय, जहाँ जैसे बहुत सारे ग्रुप है जो मैं एंट्री नहीं, लेकिन इंडिजीनियस हमारा काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से वो काम करता है। तो और ऐसे हमारे बहुत सारे आयाम, हमारी बहुत सारे आयाम के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो समय समय पर सब अपनी भूमिका का निर्वहन समय समय पर सब करते हैं। बिल्कुल सर, और ये बहुत बड़ी हम आज देख भी रहे हैं कि भारत में जो लगातार परिवर्तन हो रहा है, जो भारत का विकास हो रहा है, क्योंकि जो विकासशील से विकसित भारत की ओर जो बढ़ रही है, इसमें बहुत बड़ा योगदान भी है इन सभी आयामों का। अभी सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही, नई शिक्षा नीति की बात हो रही थी। सर आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से छात्र हित में या फिर विद्यार्थियों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा और किन किन तरफ से फ़ायदा होगा? नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये तो मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा नीति ये परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक बनेगी। किसी भी चीज़ को लागू करते हैं तो उसके रिजल्ट आने में समय लगता है। 2035 तक हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्णतः लागू हो जाएगी, ऐसा विश्वास हमारे माननीय यशस्वी नेतृत्व ने जताया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर ऐसे लाएगी। मैं बताता हूँ कि भारत के अंदर ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनका आज तक जीवन के अंदर महत्व नहीं पड़ा। मैं कहूँगा कि आप देखिए कि भारत के अंदर मुगल हिस्ट्रीज आज तक क्या उपयोग आया, लेकिन हमने संभाजी महाराज का इतिहास दबा दिया, हमने महाराणा प्रताप का इतिहास दबा दिया, हमारे बिरसा मुंडा जी का इतिहास हमने कर दिया। उसको हमने इतने सारे योद्धा जिन्होंने संघर्ष किया उनका हमने इतिहास बोल कर दिया। क्या ये ठीक था क्या? मैं भी बहुत पहले खुदीराम बोस जी के बारे में, हाँ, खुदीराम बोस जिन्होंने अपना यौवन भी जिनका नहीं आ पाया, जिनकी युवा अवस्था भी नहीं आ पाई, उनने युवा अवस्था में ही से पहले ही अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 11 वर्ष के बारे में कोई नहीं जानता। 11 कल ही उनकी जयंती थी। तो मतलब ऐसे सारे लोग थे जिनको इतिहास के अंदर से
गायब करने का प्रयास किया। हमने देखा कि अहिल्याबाई जैसी सम्राज्ञी मिलेगी क्या विश्व के अंदर, जिन्होंने वुमेन एम्पायर के लिए इतना काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया। आप देखिए कि हमारी संस्कृति को अगर एक करना है तो हम अहिल्याबाई को एक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। भगवान राम ने एक संस्कृति की थी जो अयोध्या से निकलकर पूरे साउथ तक गए, और एक दूसरी अहिल्याबाई थी जी, जिन्होंने पूरी संस्कृति को एक करने का काम, और एक आदि गुरु हमारे आदि शंकराचार्य थे। उसके बाद कोई मिला क्या? भारत के अंदर महिला चिंतन क्या होगा, उसके लिए भी लोगों ने नैरेटिव गढ़ा कि भारत की महिला ये तो चूल्हा चौका करने वाली होगी, उसके अलावा तो इनका मतलब इनका केवल यही दृष्टि है, गाँव में रहना, चूल्हा करना, यही है। लेकिन भारत के अंदर हम देखेंगे कि कितनी सारी वीरांगना हुई है, रानी दुर्गावती है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, ऐसी बहुत सारी वीरांगनाओं संग है। उनका पाठ्यक्रम नहीं आना चाहिए क्या? हमने कहा कि वही हम पढ़ रहे थे, आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, कोई अब्बू खा की बकरी एक पाठ्यक्रम पढ़ा जी, है ना। वही सब विषय इतने सारे हैं। तो शिक्षा नीति ये तो परिवर्तन का कारक ये बनना चाहिए देश में, और आनी चाहिए थी। तो हमने उसकी मांग की थी, मैंने बताया 2000 के अंदर हमने आंदोलन किया, वो 2020 में क्रियान्वित हुई। और किसी चीज़ में समय लगता है, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। जैसे क्रेडिट कोर्स है हमारे, है ना। अब 1 साल में व्यक्ति छोड़ दे, 2 साल में छोड़ देगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। उसके 4 साल के अलग अलग प्रमाण पत्र ऐसे मिलेंगे। पहले एक ही दे देते, मार्कशीट जिसको कहते हैं तुम, लेकिन अलग अलग उसका वो मिलेगा, डिग्रीज भी अलग अलग मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे लाभ है उसके, आज समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हमको आगे चल के समझ में आएंगे। जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने अब 65 में एक शिक्षा, 62 में 65 में एक शिक्षा नीति आई, वही अभी तक चल रही है। नरसिम्हा राव जी के समय आई, वो भी कोई परिवर्तनकारी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। क्या हरिओम जी आप बताइए। नहीं बिल्कुल सर, और इसका हमें फायदे आगे अभी थोड़े बहुत जो जब से लागू हुए हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय पे हम लोग देख रहे हैं, कॉलेजों में 1 वर्ष में आपको, उसके बाद फिर 2 वर्ष में आपको डिग्री मिलेंगे, फिर 3, तो सारे के सारे, क्योंकि हम देखते हैं भारत में काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं जो किसी समस्याओं के कारण अपनी शिक्षा को छोड़ देते, तो उन समय उनकी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती थी। लेकिन आज देख रहे हैं उनको हर वर्ष उनको अपनी डिग्रियां मिल रही हैं, कुछ ना कुछ। नहीं, उससे कोर्स भी नए नए है ना, कोर्स भी नए नए स्थापित हो रहे हैं। मैं आप बताऊं, वही परंपरागत कोर्स चल रहे थे। अब भारत में जब तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत के अंदर थे, तो बताते हैं कि एक केस सृजन का कोर्स भी चलता था। ये बालों को कैसे संवारना है, उसका भी एक डिपार्टमेंट था, उसके भी एचओडी थे, मतलब जिसको कहेंगे हम प्राध्यापक उस समय, अध्यापक उस समय थे। तो एक छोटे छोटे विषय में बताना चाहता हूँ कि जब नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आंदोलन हुआ, तो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम किया, सॉरी आंदोलन बोला मैंने, उसको तोड़ने का जब काम किया, तो उस समय जब जो आक्रांता आए, उन्होंने क्या किया है कि हमारे वो आक्रांता बीमार हो गए थे। हमारे यहाँ के वैद्य थे, शायद सुसैन ही थे शायद, नहीं, एक वैद्य थे। वो वैद्य वहाँ गए, उनको बुलाया गया, तो बोले कि यार मैं तो भारतीय दवाई नहीं खाऊंगा। और वो क्या करते थे कि उनकी नमाज पढ़ने की आदत उस आक्रांता की थी, तो ऐसे नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसे लगाया जाता है मुंह से लगाकर, फिर वो प्रश्न, उनकी आदत थी, जैसा होता है नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ कि जब उनकी आदत थी, तो उन्होंने, हमारे वैद्य ने, उसने कहा कि मैं कोई भी भारतीय दवाई स्वीकार नहीं करूँगा, मैं किसी भी देश की, मैं केवल। तो फिर वहाँ के लोगों ने कहा, तो उन्होंने क्या करा कि दवाई लगा दी उसमें, जो पृष्ठ रहते हैं उस पर दवाई लगा दी, तो आता। तो इतना हमारा विज्ञान उस समय का था। तो लेकिन बीच के कालखंड में उसको तोड़ने का प्रयास किया। तो जब आक्रमण हुआ, तो मैं बताता हूँ कि 712 के अंदर शायद आक्रमण हुआ था। और 712 के अंदर जब आक्रमण हुआ, तो पूरा आपको पता है कि कैसी स्थिति की, और वो जो है पूरा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। उस पर बताते हैं कि उस विश्वविद्यालय की 6 महीने तक आग जलती रही। इतनी पुस्तकें, पुस्तकालय को जला दिया, उस विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो ऐसे काम उस समय किए हैं। तो वो भी एक नया फिर से नहीं आना चाहिए कि सब चीज़ें, है ना। हमारे यहाँ विमान शास्त्र की परिभाषा है, विमान, पुष्पक विमान की परिभाषा हमारे यहाँ कब दी?
और अभी हाँ बिल्कुल सर, ये हाँ, सोचने वाली बात हमारे है ये। ज्योतिष शास्त्र हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने कब दिया? जी, उस हमारे समय गिन के बता देते थे कि समय क्या है, समय कब क्या है। होने वाला हमारे है। यहाँ गांव में देखते हैं तो एक व्यक्ति वो खड़ा होता है, परछाई दे के बताता है इस समय 12:05 हुए। अब अभी भी कई पुराने लोग हैं तो उनके पास वो विधा है। तो वो विधा क्यों नहीं आना चाहिए? वो विधा थी क्या? उस पर भी चिंतन होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय देश के अंदर हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि वो चिंतन जो है हमारा उस पर आना चाहिए। वही प्रयास विद्यार्थी परिषद ने किया है। बिल्कुल। एक आरोप हम देखते आए हैं कि कहीं ना कहीं जो और छात्र संगठन है या फिर कोई भी है, ऐसे लगाया जाता है कि, और हम अभी आपसे ये बात कर रहे थे कि जितने भी विद्यार्थी परिषद ने जो भी कार्य परिवर्तन करने के लिए कोशिश की, चाहे धारा 370 हटाने की कोशिश की, नई शिक्षा नीति को लाने के लिए, तो अभी जो वर्तमान सरकार है वो उस पर अमल कर रही है। तो ये भी कहा गया कि विद्यार्थी परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है। क्या ऐसा कुछ भी है? इस पे अगर आप कुछ नहीं नहीं, ये तो क्या है, देखो विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 पे हुई है जी और भाजपा की स्थापना 1980 में हुई। तो विद्यार्थी परिषद कब से चल रहा है? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ हरिओम जी। जी इमरजेंसी का दौर था। इमरजेंसी के बाद विद्यार्थी परिषद ने, आपको पता है कि इमरजेंसी के अंदर क्या भूमिका रही। जी और इमरजेंसी के दौर में विद्यार्थी परिषद, इमरजेंसी ख़त्म हो गई 77 में, विद्यार्थी परिषद ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। विद्यार्थी परिषद के कारण जेपी आंदोलन में हमने जयप्रकाश नारायण जी को निमंत्रित किया और वो जेपी आंदोलन बना और फिर जयप्रकाश नारायण जी ने उसका नेतृत्व लिया। अब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी उस समय, 77 में प्रधानमंत्री वो बने। जी तो विद्यार्थी परिषद के लोगों को बुलाया। ये सत्य घटना है कि आपने इतनी मेहनत की, आप कोई भी 2 पद केंद्रीय मंत्री के जी ले लीजिए। जी 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 तो विद्यार्थी परिषद ने मना कर दिया और कहा कि हमारा काम केवल सत्ता परिवर्तन का था। वो सत्ता परिवर्तन इसलिए क्योंकि संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। वो सत्ता परिवर्तन का हमारा ये काम था, वो हमारा काम हो गया। उसके बाद हम सब लोग अब आगे की दिशा में आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो काम है, आपकी सत्ता आपके पास रही और हमारा सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग राष्ट्र परिवर्तन के लिए आए हैं और राष्ट्र परिवर्तन के लिए काम करेंगे। अब लोगों का काम ही ये कहना, कई लोगों के पास कोई काम नहीं है तो यही बन गया। वो उनको कई छात्र संगठन की जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं उनका बता रहा हूँ, उनका काम ही यही है। अब वो तो किसी दल के पिछलग्गू हैं, वो उनके पीछे ही घूमते रहते हैं, तो उनका काम है। अब विद्यार्थी परिषद इतना बड़ा त्याग किया कि हम लोग समाज परिवर्तन के लिए काम करने वाले लोग हैं। सत्ता से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। सत्ता में जो काम कर रहे हैं, हाँ, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ है तो है ना। हमने कई लोगों को उस समय भी, जो लोग 70 के दशक में थे उन पे, अब 1980 में बता रहा हूँ कि भाजपा है। उससे पहले भी विद्यार्थी परिषद थी कि नहीं? उस दौर में भी तो हम समर्थन करते थे, लेकिन हाँ, संविधान के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे, देश के साथ अराजकता फैलने लगी तो फिर हमने खड़ा होना पड़ा। तो यही तो विद्यार्थी परिषद आने वाले 5 साल में देश को कहाँ देख रहा है? क्योंकि आप लोग जब बैठक में बैठते होंगे, जब चर्चाएं होती होंगी, तो कुछ ना कुछ ऐसी रणनीतियाँ बनती होंगी आने वाले समय के लिए कुछ। तो सर मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद नज़रिए से आने वाले समय में आप लोग 5 वर्ष बाद भारत को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, क्या है, विद्यार्थी परिषद तो भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनते देखना चाहती है। देखो, ट्रिलियन में हम लोग पहुँचे हैं। और कितनी मतलब हम लोग कहते हैं कि जब भारत की जीडीपी एक समय में 25% जीडीपी भारत की जो है वो होती थी, और फिर उसके पहले की जीडीपी देखें तो 35% भारत की जीडीपी होती है। जो भारत के जो है, हम लोग देखें तो भारत में 1/3 से भी ज़्यादा विश्व को पोषण करने का काम वो करती थी। तो आज भारत इकोनॉमिकल भी आगे बढ़ रहा है। हम लोग देखते हैं कि एक समय में संघर्ष हुआ था। एक समय ने 70 साल राज किया है। उनने एक ही जो है परफेक्शन बनाया कि केवल रोटी कपड़ा मकान, इससे बाहर कुछ नया। आज रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है क्या? सड़क की आवश्यकता है क्या? है, लेकिन सर अभी बाकी जो से ज़्यादा नहीं, आज वो पहुंच गया। हाँ, सब आज वो प्राथमिक काम पूरा हो गया। सब जी बिल्कुल।
अभी आज मैं बताता हूँ कि विश्व में सबसे सस्ता डेटा अगर कहाँ मिलेगा तो आप बताइए, भारत के अंदर मिलेगा। तो हम लोग तकनीकी क्षेत्र में भी आगे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग चंद्रयान पे पहुंचने वाले, हमारा आदित्य का हमने ट्रायल किया है, सूर्य पर उस कक्ष तक पहुंचने वाला भारत एकमात्र देश है जी। और ऐसे हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते भारत को देखना चाह रहे हैं। हम लोग तो देखना चाह रहे हैं कि चांद पे आप लोग कब पहुंचोगे, हम लोग कब पहुंचेंगे। तो और हो भी रहा है सर, अभी तक हमने हो सिर्फ भी एक रहा ही है। नाम सुना था कि तो अंतरिक्ष में गए हुए थे और आज हमें दूसरा नाम भी मिल गया। हमने जब तो वो सब चीज़ों के लिए भारत है। हम लोग कह रहे हैं कि कैसा हो, तो हमारी महिलाएं आज कितना बड़ा, आज बुलेट ट्रेन कहते थे यार, बुलेट ट्रेन नहीं आई, बुलेट ट्रेन, आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ गई, बुलेट ट्रेन आने वाली है। बिल्कुल, है ना, यही कहते थे जो 70 साल आरोप लगाया, अरे कुछ नहीं कर पाएंगे 2014, अरे क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो वो परिवर्तन देश के अंदर हो रहा है ना। हम लोग देख रहे हैं कि आज भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय हमने देखा है किस प्रकार पाकिस्तान वाले भागे, है ना। तो वो भी हमने देखा है ना। ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार हमारी महिला सशक्तिकरण आया। लोग कहते थे कि 33% आरक्षण के साथ ये महिला को इन्होंने ही नहीं देने दिया, जब इनके यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर इनकी यूपीए की अध्यक्ष भी रही इनकी। और तो मैं बताना चाहता हूँ एक अच्छा वाक्य है, देखो यूपीए की अध्यक्ष है ना, उस समय की वित्त मंत्री, उस समय की लोकसभा की अध्यक्ष भी महिला, लेकिन 33% आरक्षण महिलाओं के लिए नहीं लागू किया गया। ये 70 साल जो बैठे रहे उन्होंने, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने 33% के लिए भी एक संघर्ष किया, महिलाओं की सहभागिता भारत के अंदर हो, और वो प्रयास अब हुआ है। और हम वो जब देखना चाहते हैं कि हमारी बहनें 33% आरक्षण के साथ संसद भवन के अंदर हमारी विधानसभाओं में पहुँचेगी, तो वो भी एक मुझे लग रहा है कि भारत वैसा भी हम देखना चाह रहे हैं, जो जिनका उसी कारण जिनमें कहा ना, अहिल्याबाई जैसे आदर्श जब ही स्थापित होंगे कि जब वो चीज़ें सब होगी। तो वैसे सब हम लोग देखना चाह रहे हैं, बाकी तो सब चल ही रहा है, आपको दिख ही रहा है। सर मैं क्योंकि विद्यार्थी परिषद युवाओं के लिए काम करते हैं, मेरा आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि मुझे पता भी चला कि आपको किसी बैठक के लिए जाना है। तो आखिरी प्रश्न ये हो सर कि आप आपके नजरिए से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, युवाओं को तो अच्छा है, युवाओं को तो काम करना चाहिए। देश के लिए चिंतन करने वाले युवा आज की पीढ़ी में आ गए, और सनातन का भी प्रभाव एक देश के अंदर बढ़ा है। और हमारी भारतीयता जो हम कहते थे कि हमारा भारतीय चिंतन कैसा हो, तो उसके लिए भी हमारा युवा जो है वो आगे ऐसा आया है। तो युवाओं के लिए तो एक अच्छा मैसेज है कि देश के लिए काम करो, जो भी करो वो देश के लिए करो। हमारा चिंतन भी देश के लिए होना चाहिए, हमारा काम भी देश के लिए होना चाहिए, जो करें वो देश के लिए करें। और फिर हमारे मन के अंदर भी वही भाव आना चाहिए, मैंने कहा कि सिलसिलावाद यूं ही चलना चाहिए, हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा भारत ही रहना चाहिए, और भारत विश्व के अंदर नेतृत्व करता हुआ भारत रहना चाहिए। वो भी एक मुझे लग रहा है कि युवाओं का। बिल्कुल सर, मैं जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा, और आपके लिए जानना दिलचस्प भी होगा कि विद्यार्थी परिषद से निकले पूरे कार्यकर्ता जितने भी थे, आज राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा और पत्रकारिता, व्यापारिक क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ सरकार में 70 केंद्रीय मंत्रियों से लेकर 23 मंत्री विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी भी रहे। बिल्कुल, और ये अपने आप में बिल्कुल, और ये अपने आप में संगठन की बहुत बड़ी एक यात्रा का प्रमाण भी है। तो ये थे हमारे साथ रोहित दुबे जी। मुझे यकीन है, और जितने भी हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे होंगे, आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा, विद्यार्थी परिषद के कार्य को समझने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद के बारे में और अच्छे से जानना, तो कमेंट बॉक्स में हम अपने सवाल जो भी हैं जरूर पूछिए। अगले बार जब हम माननीय से मिलेंगे तो उन सवालों के जवाब भी निकालने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडस टुडे, क्योंकि यहाँ बात होती है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद हरिओम जी।